चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? मोशन या गति। ठीक, आगे समय मिला तो हम बल पर भी बात करेंगे, बल या फोर्स पर। देखते हैं इसको। ठीक है, मोशन या गति क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु की या भौतिक राशि की, पिछले क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पर बात की थी, आप उसी पर आगे चलेगा, वो एक बेसिक था, अगर नहीं देखें तो इसको दोस्तों देख लीजिए। ठीक, हम कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं, या कह सकते हैं इसको क्या? स्टेट होता है। स्टेट या पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था वो होती है जिसे क्या कहा जाता है? विराम। और एक होता है क्या? गतिमान। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? रेस्ट। और इसको बोलते हैं क्या? इन मोशन। ठीक, मैं कह रहा हूं किसी भी वस्तु की या भौतिक, अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी ही कहेंगे, या तो कहीं कहीं पर हम उसको ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से चीजों को बोलने का तरीका बदलना होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिजिकल क्वांटिटी का दो पोजीशन या दो स्टेट होता है, या दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में, यानी कि इन एट रेस्ट है। और दूसरा कहते हैं क्या? कि वस्तु गतिमान अवस्था में है या इन मोशन है। ठीक, इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम दो फैक्टर लेके चलेंगे। दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो होगा आपका प्रेक्षक, या ऑब्जर्वर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, एक होगा प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, दूसरा क्या जाएगा? समय, या इसको लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, किसी भी वस्तु की अवस्था, किसी भी वस्तु की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, या तो वस्तु विराम अवस्था में होती है या तो गतिमान अवस्था में होती है। इन दोनों अवस्थाओं को समझने के लिए हम दो फैक्टर या दो कारक लेकर चलेंगे, एक है प्रेक्षक और दूसरा समय। प्रेक्षक वो होता है जो बैठ के देख रहा है या जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, और टाइम तो जानते हैं। मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आदमी को या किसी वस्तु को, मोटरसाइकिल, गाड़ी या घर जो भी है, बस बैठ के यहाँ पर देख रहा हूं, तो जो देखने वाला है, जो अवलोकन कर रहा है, वो कौन कहलाएगा? प्रेक्षक या ऑब्जर्वर। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति या स्थान में, अब मोशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन या स्थान की बात करेंगे, किसी वस्तु के पोजीशन या स्टेट में प्रेक्षक और समय के रेस्पेक्ट में, या ऑब्जर्वर और टाइम के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तो कहा जाता है कि वस्तु किस अवस्था में है? तो विराम अवस्था में है। मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो मैं प्रेक्षक या ऑब्जर्वर हूं, मैं बैठ के किसी चीज को देख रहा हूं और मेरे सामने वो चीज मूव नहीं कर रहा है, या वो चीज नहीं हिल रहा है, अपना जगह नहीं बदल रहा है। किस रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो, क्या स्टेशनरी है, या एट रेस्ट है, या विराम अवस्था में। बात समझ में आई? दूसरा, गतिमान अवस्था क्या होगी? इसके विपरीत, गतिमान अवस्था किसी वस्तु की वह अवस्था होगी जो प्रेक्षक और समय के सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड टाइम, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? अपना स्थान में या स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तब हम कहते हैं कि वस्तु किसमें है? गतिमान अवस्था में है। ये बात समझ में आ गई? अवस्थाएं दो तरह की होंगी, एक विराम और एक गतिमान। प्रेक्षक और समय को कारक मान के चलिए, इन दोनों के सापेक्ष यदि वस्तु हिल रही है या अपना जगह बदल रही है तो वो गतिमान अवस्था है, और अगर वस्तु स्टेशनरी एक जगह स्थायी रखा हुआ है, वो समय और प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तन नहीं कर रहा है जगह का, तो हम क्या कहेंगे? वो विराम अवस्था में। जैसे अब देखो, इसको प्रेक्षक वाला मामला समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैं किसी कार में बैठा हूं, कार चल रही है, मेरे सामने एक आदमी और बैठा है। ठीक है, तो मैं प्रेक्षक हूं, मेरे रेस्पेक्ट में क्या वो अपना स्थान बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है? गाड़ी बदल रहा है। या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरे रेस्पेक्ट में जो आसपास मेरी चीजें जो मेरे को मूव करती हुई दिखाई देंगी, वो अपना जगह बदल रही है। मैं तो एक ही जगह बैठा हुआ हूं, चल तो गाड़ी रही है। तो क्या जो मेरे सामने आदमी बैठा है, क्या वो इन मोशन है? नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या? ऑब्जर्वर और टाइम के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेक्षक भी हिल रहा हो। मैं बैठा हूं, मेरे साथ में ट्रेन में या कार में कोई आदमी मेरे सामने बैठा है, लेकिन वो स्टेशनरी है, तो वो मेरे सामने गतिमान अवस्था में नहीं है, वो विराम अवस्था में है, क्योंकि मैं खुद भी मोशन कर रहा हूं उसी के साथ में। लेकिन अगर मैं ट्रेन के बाहर बैठा हुआ हूं, ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन और उसके साथ में बैठे हुए सभी लोग किस अवस्था में? गतिमान अवस्था में। इस बात को समझना है।
ठीक है, तो गतिमान अवस्था या गति क्या होता है हम समझ गए। गति के बाद में हम आते हैं इस पर गति के प्रकार में, टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार क्या है। तो गति का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया जाता है। एक तो उसकी विमाओं के आधार पर, तो एक क्या हो जाएगा विमीय आधार पर, विमा के बाद फिर क्या हो जाएगा पथ, ठीक है, और उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, ये विमीय मतलब क्या, डायमेंशन, ठीक, पथ मतलब उसका हो जाएगा पाथ, ठीक है, और उसके बाद क्या दोहराव या रिपीटिशन कहना चाहिए इसको, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। हम मोशन को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका क्या, डायमेंशन के बेसिस पर, दूसरा पाथ या कौन से रास्ते पर वो चल रहा है उसके आधार पर, और दूसरा रिपीटिशन या दोहराव के आधार पर। डायमेंशन के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे, तो तीन प्रकार का मोशन होता है। एक तो होता है आपका 1D, दूसरा 2D और तीसरा क्या 3D, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसको समझिए क्या है। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या इन मोशन सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर, तो वो कौन सा प्रकार का गति कहलाएगा, 1 डायमेंशनल या एक विमीय गति कहलाएगा। अगर कोई वस्तु किसी समतल सतह पर, जैसे मैं इस बोर्ड में लिख रहा हूं, तो ये एक बोर्ड क्या है, एक समतल सतह है। इस समतल सतह पर कोई अगर वस्तु गति कर रहा है तो वो कौन सी विमीय गति कहलाएगी, 2D, यानी 2 विमीय गति कहलाएगी। इस 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। इस वस्तु की स्थिति जो यहां से यहां पहुंच गई है, इसको एक्स और वाई के सापेक्ष में क्या किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। मतलब यही तो एक्स और वाई में तो इसका 2 कोऑर्डिनेट है या 2 निर्देशांक में हम इसकी स्थिति को परिभाषित करेंगे। समझ पा रहे हैं बात। 2 डायमेंशनल या 2 विमीय गति किसी प्लेन सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, गति होती है। जैसे कि मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मेरा जो ये लिखावट है वो कौन सा 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अगर एक सीधा लाइन होता तो 1 डायमेंशनल, इसमें एक ही एक्सिस होता है, ठीक। वहीं अगर 3 डायमेंशन की बात करें या त्रिविमीय गति की बात करें, तो कोई वस्तु जैसे आकाश में गति कर रहा है, आकाश में गति करने वाला मतलब क्या, पतंग, हवाई जहाज, चिड़िया, इन सभी की गति क्या कहलाएगी, 3 विमीय गति कहलाएगी। जहां पर 3 अक्ष होंगे, क्या, एक्स, वाई और जेड, जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे 3 डायमेंशन में। साफ साफ है, 1 डायमेंशन मतलब एक ही विमा होगा, 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई दोनों हो जाएगा, और 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड तीनों गति इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ये विमी के आधार पर 3 प्रकार की गति हो गई। कौन सा, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। आगे बढ़ते हैं, तो पाथ यानी कि किस रास्ते पर वो चल रहा है उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। तो पाथ के अकॉर्डिंगली 4 तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। 4 तरीके कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। एक हो जाएगा क्या, सरल, सरल रेखीय गति। उसके बाद कौन सा, घूर्णन, ठीक है। घूर्णन के बाद ये हो जाएगा आपका प्रक्षेप्य, ठीक। और एक हो जाएगा क्या, दोलन। इंग्लिश में सरल को कहेंगे ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। घूर्णन को कहा जाएगा क्या, रोटरी। दोलन हो जाएगा ऑसिलेशन, और प्रक्षेप को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। फिर जो सरल है उसको फिर 4 तरीके से किया जाता है, ठीक। एक हो जाएगा कौन सा, ये क्या है, स्थानांतरित है, स्थानांतरित, ठीक। स्थानांतरित में हो जाएगा क्या, एक सरल, फिर ये हो जाएगा वक्रीय, फिर ये हो जाएगा वृत्तीय, और ये क्या जाएगा, अनियमित, ठीक। सरल मतलब ये हो जाएगा क्या, सरल मतलब रेक्टिलिनियर,
रेक्टिलिनियर, वक्रीय मतलब क्या, कर्व, वृत्तीय मतलब सर्कुलर, और अनियमित मतलब क्या, रैंडम। ठीक, तो जो पाथ या पथ के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है मोशन का, वो क्या रहेगा, स्थानांतरित, घूर्णन, दोलन, प्रक्षेप्य, फिर स्थानांतरित, फिर क्या करेंगे, सरल, वक्रीय, वृत्तीय, अनियमित। इसको उदाहरण के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। स्थानांतरित गति क्या है, जिसकी अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, ये स्थानांतरित है। घूर्णन का मतलब क्या होगा कि अपने रोटरी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस में घूमते हुए क्या कर रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। जैसे क्या, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन अपने अक्ष में भी घूमती है और साथ में उसके भी चक्कर लगा रही है, तो ये कौन सा घूर्णन हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी का टायर, वो अपने एक्सिस में घूमते रहती है, तो उसमें घूमने के साथ साथ अपना जगह भी बदल रही है, हाँ कि नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, रोटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद दोलन या ऑसिलेशन को, इसको आप देखिए, ये भी हाँ, दोलन या ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि वो अपना एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट के बार बार आगे या पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। दोलन या ऑसिलेशन टाइप का जो मोशन होगा, वो उसमें ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका एक मध्य बिंदु या सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट के या तो आगे पीछे या तो ऊपर नीचे वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये कौन सा गति कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। तीसरा प्रक्षेप्य गति, सॉरी चौथा प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह से हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भाई एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह जाकर गिरता है, ये कौन सी टाइप की गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से इस स्थान से किसी वस्तु को इस स्थान में फेंका गया, तो पहले उसकी स्थिति ये थी, अब उसकी स्थिति ये है। तो ये कहा जाता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर फेंका जाता है, तो उसमें केवल एक ही प्रकार का फोर्स काम करता है, वो कौन सा, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स ही एक ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी हवा के नाम से रुका या किसी और कारण से रुका तो वो लगभग नहीं के बराबर होता है। इसीलिए प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल मोशन में कहा जाता है कि जब पृथ्वी की अर्थ के सरफेस से एक जगह से दूसरे जगह जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो उसमें पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो कुछ समय तक ऊपर जाता है और उसका क्या जगह वापिस पृथ्वी की सतह पर किसी जगह पर गिर जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी से क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहां से उड़कर यहां तक जाने में और एक मैक्सिमम हाइट को टच करने में जितना समय उसको लगता है, उसे कहा जाता है उड्डयन काल। उड़ रहा है तो उड्डयन काल। समझ में आ रहा है, यहां से फेंका गया तो वो प्रोजेक्टाइल फोर्स, जिस डिग्री पर गया तो वो प्रक्षेप्य कोण। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है इस पर, बस इतना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा। प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल मोशन आप किसे कहेंगे कि जब आप किसी वस्तु को नीचे से पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद में वापस पृथ्वी की ओर खिंचाकर किसी दूसरे जगह पर गिर जाता है। तो जहां से आपने फेंका और जहां पे वो गिरा, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट को जाने के बाद में कहते हैं हम उड्डयन काल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये कौन सा जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस जगह से फेंके वो प्रक्षेप बिंदु या प्रोजेक्टाइल पॉइंट जहां पर गिरा, तो ये सब चीज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा मोशन जाएगा, प्रक्षेप गति। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक गेंद को एक जगह से दूसरे जगह पर फेंकने पर उस गेंद में कौन सी प्रकार की गति होगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमता हुआ गतिमान है, तो उसमें कौन सी गति होगी, तो घूर्णन या रोटरी मोशन होगा। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, साइकिल का टायर या कार का टायर या बाइक का टायर जो अपने अक्ष में घूमता हुआ भी क्या करता है, गति करता है, वो कौन सा, रोटरी मोशन। ऑसिलेशन या दोलन किस प्रकार की गति होगी, जैसे आपको घड़ी का लोलक बोलते हैं ना, पेंडुलम, ठीक है, वो अपने एक मिड पॉइंट को लेकर के बार बार अपने पोजीशन को रिपीट करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, तो वो कौन सा प्रकार हो जाएगा, दोलन या ऑसिलेशन मोशन कहलाएगा। स्थानांतरित क्या है, तो अपने स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, बस उसी को स्थानांतरित कहेंगे। ठीक, तो ये चार टाइप की गति हो गई। स्थानांतरित में नीचे आए तो सरल गति मतलब कि सामान्य गति हो जाएगी, जो सीधी रेखा में चल रही है, मान के चलो, तो ये कौन सी सरल गति।
वक्रीय गति मतलब क्या, इस तरीके से चल रही है तो ये वक्रीय गति हुई इस तरीके से। वृत्तीय सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मान लो कि एक गोलाकार पथ में कोई दौड़ रहा है, ठीक है, तो ये वृत्तीय गति हुई। अनियमित मतलब कहीं भी भाग रहे हैं इस तरीके से, तो ये कौन सा टाइप का मोशन है, अनियमित, याद रखना। सरल या रेक्टिलिनियर का कहने का मतलब है कि सीधे लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। वक्रीय कर्व कहने का मतलब है क्या वो एक कर्व बना रहा है या वक्र बना रहा है। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, एक वृत्त के समान गति कर रहा है। और अनियमित मतलब किसी भी दिशा में भाग रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो गया, पथ के आधार पर हो गया। आगे बढ़े तो अब जो तीसरा हिस्सा हो जाएगा वो हमारा वो कौन सा हो जाएगा, रिपीटिशन या दोहराव के आधार पर। दोहराव के आधार पर दो तरह के होंगे। दोहराव जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो क्या कर रहा है, अपनी गति को दोबारा रिपीट कर रहा है। देखो यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है किसमें, दोलन में और दोहराव में। दोलन का मतलब है कि वो अपने एक पॉइंट के आगे पीछे कंटिन्यू कर रहा है, किसके, टाइम और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, है ना। लेकिन रिपीटिशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक निश्चित समय के बाद वो क्या कर रहा है, अपनी रास्ते को या अपनी गति को रिपीट कर रहा है। तो ये दो तरह का होगा। पहला कौन सा, आवर्ती, और दूसरा कौन सा, सरल आवर्ती। इस आवर्ती को कहा जाता है क्या, पीरियोडिक मोशन, और ये कौन सा, हार्मोनिक मोशन। ठीक, दोनों को समझिए क्या है। पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब ये है, जैसे घड़ी, घड़ी की सुई, मिनट वाला, घंटा वाला, सेकंड वाला, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में या एक चक्कर लगाने के बाद में वो क्या करता है, अपने उसी टाइम को उसी समय अंतराल में दोबारा से घूमता है ना। पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति में मैं कह रहा हूं कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, जैसे घड़ी का कांटा आप ले लो, तो घड़ी का कांटा एक निश्चित समय के बाद में उसी पथ को उसी गति से उसी समय से दोबारा रिपीट कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, वो आवर्ती या पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल बताइए, घड़ी की सुई, ठीक है ना, वो एक फिक्स टाइम में उसी पाथ को दोबारा रिपीट करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब है कि पूरा एक सर्कल, देखो दोनों में डिफरेंस देखो। पीरियोडिक मतलब क्या, वो बार बार उसी को रिपीट कर रहा है उसी टाइम इंटरवल में। और सरल आवर्ती या हार्मोनिक मोशन में कहते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में। जैसे मान लो कि ये कोई पेंडुलम है, ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, ये इसका इनिशियल स्टेट है या शुरुआती बिंदु है। शुरुआती बिंदु से वो पहले इस तरफ जाएगा, यहां से जाके फिर यहां आएगा, और यहां आकर के फिर ये ऐसा पहुंचेगा। तो ये शुरुआत से पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो ये मोशन कर रहा है, इसको हम कौन सा बोलेंगे, सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आवर्ती मतलब घड़ी का सुई ले लीजिए, और सॉरी, आवर्ती यानी कि पीरियोडिक मोशन में आप घड़ी की सुई का उदाहरण ले लीजिए, और सरल आवर्ती गति में एक दोलन करते हुए किसी वस्तु को ले लीजिए, जो पूरे एक दोलन की हम बात कर रहे हैं, जो किसी टाइम इंटरवल की हम बात यहाँ पर करेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये पीरियोडिक और सरल आवर्ती गति है। ठीक है, उदाहरण पर आप जो हम पिछले वाले में दोलन या कंपन लिए थे पथ के आधार पर, उसमें सितार बजाने वाला स्ट्रिंग है ना, तो दोलन में जो पथ के आधार पे था, इसमें मैं अंतर बता रहा था, दोलन में और ये आवर्ती सरल आवर्ती में अंतर क्या है। दोलन वाला जो हम इसमें पढ़े थे, जो पथ के आधार पर था, या दोलन या कंपन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी इसको कहते हैं, जो हम सितार बजा रहे हैं या एक स्प्रिंग को टाइट करें, उसको छोड़ दिए तो वो थोड़ी देर बाद अपने क्या पोजिशन स्टेशनरी हो जाता है, हाँ कि नहीं। जैसे और क्या ले ले, झूले को ले ले, झूले को एक बार ढकेल के छोड़ दिए तो थोड़ी देर तक ऑसिलेशन करने के बाद क्या होता है, वापिस इनिशियल स्टेट में जाता है, ऐसा होता है, तो वो दोलन या कंपन है। लेकिन आवर्ती और सरल आवर्ती में याद रखना कि वो एक समय के बाद भी अपने उसी स्थिति को या उसी गति को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, पीरियोडिक घड़ी का सुई, क्योंकि समय उतना ही लगता है, उतना ही पथ लगाने में, लेकिन झूले को देखो समय के साथ उसका डिस्टेंस भी कम होते जाता है और ऑसिलेशन भी कम होते जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है किसमें, दोहराव वाले में और दोलन वाले में। तो ये था क्या, टाइप्स ऑफ मोशन या गति के प्रकार। इस गति के प्रकार के बाद हम आते हैं किस पर, गति के नियम पर।
ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। मोशन को हम तीन तरीके से पढ़े, एक तो विमीय यानी कि डायमेंशन के आधार पर, दूसरा उसका पाथ के आधार पर या पथ के आधार पर, और तीसरा उसका रिपीटिशन या दोहराव के आधार पर। ठीक, विमीय आधार पर डायमेंशनल बेसिस पे कितने प्रकार के, तीन टाइप के, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। पाथ के आधार पर 4 टाइप के, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल नहीं क्या, स्थानांतरित, और उसके बाद आपका घूर्णन, घूर्णन के बाद क्या, दोलन, और दोलन के बाद में प्रक्षेप्य। ठीक है, फिर स्थानांतरित तीन तरीके से, सरल रेखीय हो जाएगा, वक्रीय, तो उसके बाद सर्कुलर या वृत्तीय, और तीसरा रैंडम या अनियमित गति हो जाएगी। ठीक, फिर आखिरी में है तीसरे हिस्से पर, तो तीसरा दोहराव को लेकर क्या दो टाइप का हम पढ़े थे कि आवर्ती या पीरियोडिक मोशन, फिर आपका दूसरा नंबर क्या था, सरल आवर्ती यानी कि क्या, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हो गया मोशन और मोशन के प्रकार। अब आते हैं किस पर, न्यूटन के गति के नियम पर। ठीक, न्यूटन के गति के हमको पता है कि 3 नियम है। ठीक, गति का पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व किसी वस्तु की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, जड़त्व के बारे में ये कहा जाएगा कि जड़त्व का नियम क्या है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो उस पर ध्यान रखिएगा कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु की स्थिति तब तक बरकरार रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। और थोड़ा डिटेल्ड करें तो जड़त्व किसी वस्तु की वह अवस्था है या किसी ऐसी अवस्था को दर्शाता है, या ये कहते हैं कि कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में है, या अगर वस्तु गतिमान अवस्था में, देखो दो स्टेप फिर बता दिए क्या, एक तो स्टेशनरी या स्टैटिक है, या दूसरा क्या है, इन मोशन है। तो वो जब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्थायी रखा हुआ है तो वो तब तक स्थायी रखा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको ना हटाया जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक फिर से उसको कोई क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको डाइवर्ट ना किया जाए। यही क्या है, जड़त्व का नियम है। एक बार फिर से कह रहा हूं, कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी, या अगर गतिशील अवस्था में है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। क्लियर है? तो जड़त्व के नियम के उदाहरण क्या होंगे, बस पर बैठा हुआ यात्री अचानक बस चलने पर या अचानक ब्रेक मारने पर क्या हो जाता है, धक्का लगता है। ठीक, जैसे पेड़ की डाली को हिलाने पर उसकी पत्तियां झड़कर नीचे गिरने वाली होती हैं। तो ये सभी क्या है, चद्दर के ऊपर धूल झड़ाने के डंडे से पीटने पर क्या होता है, उसमें से धूल अलग हो जाता है। तो ये सभी क्या है, जड़त्व के नियम के या लॉ ऑफ इनर्शिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चले तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, अच्छा पहले नियम के लिए सूत्र ले लें। ठीक, तो गति का पहला नियम के लिए क्या है, जो जड़त्व नियम क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए आपको इसको डिराइव करने के लिए नहीं पूछेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, तो सीधे इक्वेशन पूछेगा कि बताइए गति का पहला नियम का समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पर v का मतलब क्या है, वेग या वेलोसिटी, u उसका इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, a बराबर क्या जाएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन, और t यहां पर क्या है, टाइम या समय अंतराल। ठीक, तो ये क्या होगा गति का पहला नियम। दूसरे नियम पर आए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या गति का दूसरा नियम क्या है, भाई एग्जांपल्स को याद रखेंगे, एग्जांपल देके पूछ सकता है कि बताओ ये कौन से नियम के तहत ऐसा होता है। तो जड़त्व के नियम पर क्या बताया, अचानक बस में बैठे हुए यात्री को धक्का लगना ब्रेक मारने पर या एक्सेलरेट करने पर। ठीक, पेड़ से पत्ती को झड़ाना डाली को हिलाने से, चटाई को पीटने से उसमें से धूल निकल आता है, या गड्ढे को पीटने से धूल नहीं बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब किसका है, जड़त्व का नियम। एक बार फिर से जड़त्व का नियम क्या है, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो हमेशा गतिमान रहेगा, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पर आए, दूसरा नियम यह है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई बल F है, वस्तु का संवेग जिसको m और a से दर्शाया जाता है, ठीक है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ma, जहां पर F क्या है, बल है, m उसका द्रव्यमान या मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि क्या, त्वरण।
ठीक, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। इसका मतलब क्या कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसके भी उदाहरण पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नियम के। तो गति के दूसरे नियम का एक एग्जांपल क्या जाएगा कि जब आदमी क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने कैच करने के लिए क्या करता है, अपने बॉल हाथ को पीछे खींचता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें क्या है, देखो सीधे गतिमान बॉल आकर हाथ में टकराएगी तो चोट लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे करते हुए उसके जो फोर्स है या जिस गति से वो आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, धीमा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या एक एग्जांपल ये हो गया कि गेंद को पकड़ने के लिए। उसका दूसरा, गाड़ी में गड्ढे वगैरह में चलते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है, जो शॉक अप बोलते हैं। तो ये किसका है, गति के द्वितीय नियम का या सेकंड लॉ का एग्जांपल है। क्या, गेंद को खींचने के लिए हाथ पीछे करना, या कार में लगा हुआ जो शॉक अप होता है जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, वो सब क्या गति के दूसरे नियम पर बात काम करते हैं। ठीक, क्या है गति का दूसरा नियम, तो प्रत्येक वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समान अनुपात में होता है। ये हो गया दूसरा नियम। जैसे पहले नियम के लिए समीकरण लिखे थे, दूसरे नियम के लिए हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या, F इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर S क्या है, तो S हो जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, U आपका इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग हो जाएगा, T है आपका समय, A क्या है आपका त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये किसके लिए, गति का द्वितीय समीकरण है। क्या, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखना, तो ये भी दे सकता है और दूसरा ये भी दे सकता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों गति के द्वितीय नियम से संबंधित हैं। पहला नियम क्या था, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या, S प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आते हैं किस पर, तीसरे नियम पर। ये क्या जाएगा, ये फर्स्ट, ये जाएगा सेकंड, और यहां पर आ जाते हैं क्या, थर्ड। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के तुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक क्रिया के तुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे क्या, आपको जमीन पर चलना हो तो आप अपने पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं, है ना, तो आपने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, और लेकिन आप बढ़ते किस तरफ हैं, आगे की तरफ। वैसे ही नाव से कूदने के लिए जो कूदने वाला आदमी होता है वो नाव को अपने पैर से क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। उसके तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया में वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इस वजह कूदना, पैदल चलना, ये सभी क्या है, गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया के हाथ थोड़ा सा झटके से पीछे खिसकता है। तो ये सभी क्या है, आपका थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं गति के तृतीय नियम के। एक उदाहरण हो गया गति के तृतीय नियम का, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के तुल्य क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए नाव से कूदना, आपका पैदल चलना, बंदूक से गोली चलाना, इन सभी में जो एक्शन होता है उसके इक्वल क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स काम करता है, जिसको क्या होते हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्वल रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए अगर इक्वेशन की बात करें तो वी स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर वी स्क्वायर उसकी वेलोसिटी, यू स्क्वायर उसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये गति के तीनों नियम हो गए। ठीक, तो यहां पर शायद हमारा गति वाला मामला खत्म। अब इसके बाद जो टॉपिक हमको करना है वो कौन सा, बल या फोर्स। ठीक है।